नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। हमने कल जो है जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी को पढ़ा था और उसमें देखा था कि किस तरीके से दो प्रकार की मानसिकताओं का, एक जमींदार की मानसिकता और एक जो है सामान्य वर्ग की मानसिकता या सामान्य मनुष्य की मानसिकता, इसका उन्होंने उद्घाटन किया और देखा कि शराबी के मन में भी जो है कुछ संवेदनाएं होती हैं, कुछ दर्द होता है, कुछ दुख होता है। आज हम जो है जैनेन्द्र कुमार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी कहानियों का मूल जो स्वर था वो समाज सुधार, उनकी कहानियों का मूल स्वर था। लेकिन जैनेन्द्र कुमार ने कहानी के क्षेत्र में आकर के एक नया प्रयोग किया, या कहें कि कहानी को एक नई दिशा दी। और जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में समाज की बजाय व्यक्ति जो है, व्यक्ति को उन्होंने केंद्र में रखा। जैनेन्द्र कुमार का यह मानना था कि समाज जो है वो व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है, और जब व्यक्ति में सुधार होगा तो समाज जो है अपने आप ही सुधर जाएगा। ये जैनेन्द्र कुमार की मान्यता थी। और जैनेन्द्र कुमार ने कहानी में व्यक्ति केंद्रित कहानियां उन्होंने ज़्यादा लिखी है, या व्यक्ति को केंद्र में उन्होंने रखा है, जबकि जयशंकर प्रसाद ने समाज को केंद्र मुंशी प्रेमचंद ने समाज को केंद्र में रख करके कहानियां लिखी। दूसरा, जैनेन्द्र कुमार ने कहानियों में मनोविज्ञान को उन्होंने प्रयोग किया है, या मनोविश्लेषणात्मक जो प्रणाली है उसको जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानियों में शुरुआत की है। यानी मनोविश्लेषणवादी, हमारे मन और मस्तिष्क जो है हमारा, इस मस्तिष्क में क्या विचार हैं, कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, परिस्थितियाँ मनोमस्तिष्क पे कैसे प्रभाव डालती हैं। तो मनोविज्ञान का प्रभाव जैनेन्द्र की कहानियों में हमें देखने को मिलता है। जैनेन्द्र कुमार जी का जो जन्म है 1905 में जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म होता है। 1905 में उनका जन्म होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ भारतीय इतिहास में 1906 एक जो घटना है वो अत्यधिक फेमस घटना है, क्योंकि 1906 में हमारे भारतीय इतिहास में बंगाल का विभाजन होता है। 1906 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजी शासन द्वारा पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल जो है 1906 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। और इनका जो है देहावसान जो है जैनेन्द्र कुमार जी का 1989 में इनका देहावसान होता है। तो हम देखते हैं 1905 से लेकर के 1989 तक जैनेन्द्र कुमार जी ने वो समय भी देखा जब हम गुलाम थे या परतंत्र थे, और जैनेन्द्र कुमार जी ने वो समय भी देखा जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में। और 47 के बाद भी उन्होंने जो है 1989 तक जो है जीवन जिया। तो जैनेन्द्र कुमार जी दोनों युगों में, परतंत्र के युग में भी और स्वतंत्रता के युग में भी जीवन यापन किया। तो स्वाभाविक रूप से मैंने आपको पहले बताया कहानियों में कि कोई भी लेखक होता है, कोई भी कहानीकार होता है, वो अपने ही समय से कहानी की विषय वस्तु का चयन करता है। जैसी उसके सामने सामाजिक परिस्थितियां हैं,
जैसी उसके सामने राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन सब का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कहानीकार के ऊपर, लेखक के ऊपर। और कहानीकार अपने समय से ही कोई कथा वस्तु का चयन करके और फिर उस पर कहानियां लिखता है। तो जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में हमें ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा देना या नए मोड़ देना, मोड़ने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। अलीगढ़ के कोडियागंज में जन्मे जैनेन्द्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई। यानी अलीगढ़ के कोडियागंज में जन्मे जैनेन्द्र कुमार जी और पहले गुरुकुल में इनकी शिक्षा हुई, उसके पश्चात इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। क्योंकि जैनेन्द्र कुमार जो है 1905 में पैदा होता है और गांधी जी जो है 1917 के आसपास भारतीय राजनीति में गांधी जी का पदार्पण होता है और 1922 में उनका असहयोग आंदोलन वगैरह चलता है। तो गांधी दर्शन से या गांधी जी से प्रभावित होकर के उनके आंदोलन की ओर उनका रुख होता है और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेन्द्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित है। जैनेन्द्र की कहानियां जो है सत्य और अहिंसा, जो ये गांधी जी के दर्शन थे, सत्य और अहिंसा। तो जैनेन्द्र की कहानियों में सत्य और अहिंसा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। यानी गांधी जो दर्शन है, उस गांधी दर्शन का प्रभाव जैनेन्द्र की कहानियों में दिखता है। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। जैनेन्द्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता जो है क्या है? दर्शन व मनोविज्ञान का समावेश। ये जैनेन्द्र की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। दर्शन व मनोविज्ञान का क्या है? समावेश जैनेन्द्र की कहानियों में दिखाई देता है और ये उनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता भी रही है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि सत्य हिंसा गांधी जी के जो दर्शन है उनका प्रभाव हमें इनकी कहानियों पर दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जैनेन्द्र की कहानियों में एक और विशेषता क्या है कि व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उन्होंने कहानियों में जोड़ा या अभिव्यक्ति दी। जबकि मुंशी प्रेमचंद के यहाँ पे क्या था? समाज की जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके ऊपर उनकी लेखनी ज्यादा चली। तो प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेन्द्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों में उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं, जीवन में उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं को उन्होंने व्यक्त दी है। जबकि मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं, सामाजिक रूढ़ियों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। मैंने बताया था कि जैनेन्द्र कुमार ने मनोविज्ञान का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। मनोविश्लेषणवादी जो पद्धति है उसका प्रयोग किया है। तो उनकी कहानियों का व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है।
जिनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। जिनेंद्र कुमार जो है कहानी में अपने पात्रों के माध्यम से छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं या छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, उनको कहानी का विषय वस्तु, कहानी की विषय वस्तु बनाते हैं और कहानी को रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जिनेंद्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जिनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक प्रयोग किए हैं, नए प्रयोग किए हैं। यानी देखने में कोई छोटी बात दिखती है, देखने में कोई छोटी बात दिखती है कि छोटी सी घटना, छोटी सी बात है, लेकिन जिनेंद्र अपने पात्रों के माध्यम से उस छोटी सी बात को ऐसा रूप प्रदान करते हैं कि वो व्यक्तिगत समस्याएं, समष्टि की समस्याएं बन जाती हैं। तो छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं की कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगे, पर जिनेंद्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जिनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए हैं। यानी सरल बात को सीधे तरीके से कह देना, यानी महत्वपूर्ण बात है उसको सीधे सहज शरीर के तरीके से व्यक्त कर देना। शिल्प के विविध रूप जिनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे पात्रों के रूप, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जिनेंद्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जिनेंद्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला, किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जिनेंद्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी है। यानी कहानी को जिनेंद्र कुमार जी ने सहज, सरल और एक भाषा भंगिमा दी है, पारदर्शी भाषा भंगिमा उन्होंने दी है। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथ कर रख देते हैं। उनके पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। मतलब पाठक को लगता है कि ये कहानी मेरे ही जीवन की है, तो वो उस कहानी का भोक्ता बन जाता है। भोक्ता का मतलब है जैसे भाई ये कहानी मेरे ही जीवन की है, ये कहानी मेरे ही जीवन की, तो वो भोक्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? पाठक जो है भोक्ता बन जाता है। पाठक न रह करके वो सोचता है कि ये मेरी ही कहानी है या मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियां, जिनेंद्र की कहानियां 10 भाग में संकलित हैं। जैसे मानसरोवर खंड 8 में मुंशी प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां संकलित है, वैसे ही जिनेंद्र कुमार की कहानियां भाग 10 में संकलित है। अपने यहाँ पाठ्यक्रम में पाजेब कहानी को लगा रखा है। पाजेब कहानी भी एक छोटी सी घटना है। बुआ जो है एक पाजेब लेके आती है अपनी भतीजी के लिए। बच्ची जो है छोटी है और उस पाजेब में से एक पाजेब कहीं जो है गुम हो जाती है और अंत में पता चलता है कि वो पाजेब गलती से बुआ के साथ ही चली जाती है, एक पाजेब। और उस पाजेब खोने की इस घटना को जिनेंद्र कुमार जी ने बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित किया है। किसको प्रदर्शित किया है? बाल मनोविज्ञान। कि हम भले ही चाहे कितने ही बड़े हो जाए,
50 साल के हो जाए, 60 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, लेकिन बालकों का जो मनोविज्ञान है या बालकों की जो मन स्थिति है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम अपनी मर्जी से बालकों के ऊपर विचार थोपते हैं। तो पाजेब कहानी एक साधारण सी घटना को लेकर के लिखी गई कहानी है जिसमें जयेंद्र कुमार जी ने बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि बच्चों के मनोविज्ञान को समझना सरल कार्य नहीं है। मतलब इस पाजेब कहानी में जयेंद्र कुमार ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है और ये प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि हम बालकों का मनोविज्ञान है उसको समझना सहज सरल कार्य नहीं है। हम सामान्यतः यह मानकर चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते। हम सामान्यतः क्या मान के चलते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझते, जबकि बच्चे कहीं हमसे ज़्यादा समझते हैं और हम डरा धमका कर उन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। इस कहानी में मध्यम वर्ग के एक परिवार में बुआ बच्ची के लिए पाजेब लाती है जो अनायास गुम हो जाती है। माँ बाप को शक होता है कि पाजेब को किसी ने चुरा लिया है। माँ बाप को ये शक होता है कि पाजेब को किसी ने चुरा लिया है। पहले वे नौकर पर शक करते हैं, फिर अपने बेटे पर, उसके बाद बेटे के मित्र पर। होते होते उन्हें यकीन हो जाता है कि पाजेब उनके बेटे आशु के साथी ने चुराई है। वे बच्चे से कुछ इस तरह पूछताछ करते हैं कि स्वयं आशु भयभीत हो जाता है और वह भी स्वीकार कर लेता है कि पाजेब उसके साथी ने चुराई है। यानी बच्चा जो है 8-10 साल की उम्र का बच्चा जो है, बच्चे से उसके माँ बाप इस तरीके से पूछताछ करते हैं कि बच्चा जो आशु है वो भयभीत हो जाता है और वो भी ये स्वीकार कर लेता है भय के कारण कि पाजेब मेरे मित्र या मेरे साथी ने चुराई है। बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में, बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में बड़े लोग बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं कि वे बच्चों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में होता है, किंतु सारा रहस्य जब खुलता है जब कई दिनों बाद बुआ आती है और पाजेब लौटाकर कहती है कि भूल से वह उसकी जेब में चली गई थी। इस तरह कहानी का अंत बड़ा नाटकीय होता है। छोटे छोटे वाक्यों में जयेंद्र कुमार ने इस कहानी को बड़ी कुशलता से चुना है तथा बच्चों के व्यवहार का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।